नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो देखो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 यानी कि डेप्रिसिएशन को स्टार्ट किया है और ये हमारा कौन सा लेक्चर है प्यारे दोस्तों? तो ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, वो हम यहाँ पर इस लेक्चर में समझने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 तो हो ही चुका है। जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ना हमें 2 मेथड्स के बारे में पढ़ना है क्लास 11th में। वैसे तो मैंने आपको इतने मेथड्स बताए थे, जैसे कि अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो उसमें मैंने आप लोगों को 7 मेथड्स बताए थे, जिनमें से अभी क्लास 11th में बस हमें यही दोनों मेथड्स के बारे में सीखना है। कौन कौन से मेथड्स हैं ये? पहला तो आपका है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हो। और दूसरा है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब इसके अलग अलग नाम है, आप देख सकते हो। इसको हम जनरली यही बोलेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो चलो हम दोनों मेथड की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले ना इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप इसको नाम से समझ सकते हो, इधर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन है ना, वो हर साल सेम ही रहता है। जैसे मान लो कि 2016 में अगर डेप्रिसिएशन है आपका 8,000, तो 2017 में भी इतना ही होगा, 2018 में भी इतना ही होगा। मतलब हर साल ये क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? तो देखो, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड मतलब ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आते जाता है। यानी कि जैसे पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगा ना, वो दूसरे साल नहीं होगा, यानी धीरे धीरे करके ये कम होता जाता है। समझ में आया? अभी मैं आपको यहाँ पर इन दोनों मेथड में किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है डेप्रिसिएशन का, वो सारी चीजें बताऊंगी, चिंता मत करना। आज का हमारा टॉपिक यही तो रहने वाला है। तो चलो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जो हमारा पहला मेथड था ना उसकी। तो पहला मेथड हमारा क्या था प्यारे दोस्तों? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला नंबर डाल देती हूँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसको आप स्ट्रेट लाइन या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हो। अब इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ जरा? तो देखो भाई, ये होता है डेप्रिसिएशन पर एनम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से हमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना होता है एंड डिवाइड करना होता है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट से। अब आप सोचेंगे ये सब कुछ क्या है, तो भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? मैंने आप लोगों को बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में भी बताया था, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, एस्टिमेटेड लाइफ क्या होता है, हमने देखा था। आओ मैं दिखाती हूँ, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। भूल गए इतनी जल्दी? देखो, ये है कॉस्ट ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स मतलब क्या? खरीदने से लेकर के उसको रेडी टू यूज तक बनाने में जितना भी खर्चा हुआ है, सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, और वही आपका होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर असेट। ठीक है। एंड स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? तो जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा पर्टिकुलर असेट्स का, तो फिर वो जितने भाव में बिकेगा वो हमारा क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू होता है। एंड एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट क्या होता है? तो उसका इकोनॉमिक लाइफ क्या है? जैसे मैंने ये बोर्ड लिया, अब बोर्ड की भी एक क्या है, लाइफ है। यहाँ पे पर्टिकुलरली सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप इसको इतने घंटे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक असेट जो भी आप खरीद रहे हो उसका ना एक लाइफ होता है, तो वो क्या है? एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, समझ में आया? तो वही यहाँ पर ये फॉर्मूले में यही तीनों बातें दी गई हैं, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, फिर माइनस करोगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू को, एंड देन आप डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट से, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन पर एनम, यानी पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है? मैंने आप सभी लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे दिया भी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होता है? परचेसिंग प्राइस ऑफ एन असेट, मतलब जितने का खरीदा, और इंसिडेंशियल चार्जेस मतलब जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा या फिर हमने भाड़ा वगैरह दिया, तो वो सब भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, एंड देन हमें मिलता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है ना, तो ये एग्जाम्पल से, मतलब ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसमें हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। अगर आप वो समझ गए हो तो ये भी समझ जाओगे बहुत आसानी से, राइट। चलो अच्छे से सब लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मशीन कॉस्टिंग ₹15,000, यानी एक मशीन है जिसका कॉस्ट कितना है, परचेस प्राइस कितना है? 15,000 है ना, इतने का ये परचेस किया गया, एंड द इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 3,000। तो मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया था? इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड परचेस प्राइस दोनों को मिलाकर के हमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स मिलता है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट है ना, वो क्या हो जाएगा? अच्छे से देखो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, या फिर असेट लिख सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगा?
15,000 रुपए तो इसका परचेजिंग प्राइस है, हाँ ठीक है। और 3,000 रुपए क्या है, 3,000 इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है, यानी ये दोनों मिला करके हो जाता है प्यारे दोस्तों 18,000 रुपए। तो ये है इसका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। फिर इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों, 10 साल दिया गया है। एंड स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2,000 है। देन इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा वो हम लोगों को बताना है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आओ यहाँ पर मैं आप लोगों को यूज करके बताती हूँ। देखो डेप्रिसिएशन पर एनम हम निकालेंगे, यानी पर ईयर के हिसाब से। देखो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्या आता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितना है प्यारे दोस्तों, 18,000। फिर इसमें से हम किसको माइनस करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट, बिल्कुल। फिर स्क्रैप वैल्यू इज 2,000, सो राइट डाउन हियर 2,000, देन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट। तो इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है प्यारे दोस्तों, 10 साल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 18 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन कितना मिला, तो वो मिलता है 1,600 रुपए। तो देखो इस प्रकार से क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को। और देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन वाला मेथड रहेगा तो फिर हर साल इतना ही डेप्रिसिएशन होगा, इससे कम या फिर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स रहता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, बात समझ में आई। चलो यहाँ पे ना, जैसे ये तो एक फॉर्मूला होता है ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना स्क्रैप वैल्यू दिया है, ना इसका एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, बस उन्होंने बोला है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना है, तो फिर आप कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, आओ हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये अगर डेप्रिसिएशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, देन हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो इसका फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ असेट, यानी जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने पीछे वाला जो ये मशीन देखा था, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 18,000 रुपए। तो देखो मैंने यहाँ पे 18,000 लिख दिया। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, इसका मान लीजिए दिया गया है 10%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, और नीचे क्या लिखोगे, 100। अब इसको काट दो, 0 0 कटा, 0 0 कटा, यानी कि 1,800 रुपए इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है अगर रेट दिया हो तो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को बताती हूँ ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में, कि किस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे कई सालों का, ठीक है। अच्छे से देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। अभी तक हम रिटेन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारा ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही चल रहा है, ये हो जाने दो, फिर हम चलेंगे उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इज 80,000, यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ असेट है ना, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है प्यारे दोस्तों, 80,000 रुपए है, ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर उसके आगे, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, मतलब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, वो कितना है प्यारे दोस्तों, 10% है। देन हमें, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब यहाँ पे मेथड कौन सा लग रहा है, तो फिक्स वाला, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला मेथड, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो 4 साल का डेप्रिसिएशन आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, आओ यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट निकालते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट लिखोगे, फिर इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10 अपॉन में आ जाएगा 100, यही था ना पीछे फॉर्मूले में। अब इसको यहाँ से कैंसिल करो, राइट, इसको यहाँ से कैंसिल करो, तो फिर यहाँ पर बचेगा क्या, 8,000 रुपए, यानी कि 8,000 क्या आ गया प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। देखो इसका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितना था, 80,000 रुपए, है ना। इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आया है, 8,000 रुपए। हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन बताना है ना, तो आप देखते हैं, देखो पहले साल जो डेप्रिसिएशन है वो कितना माइनस होगा, 8,000 रुपए, जो भी हमारा असेट है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊं तो आपको समझेगा, जैसे मान लो ये हमारा पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा, और इसके आ गया चौथा, ठीक है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 8,000 का ही लगेगा, है ना। देखो पहले इसका जो प्राइस है ना, वो कितना था, 80 के 80,000 था हमारे असेट्स का प्राइस। लेकिन 1 साल बाद, यानी जब ये 1 साल बीता, यहाँ पर आने के बाद, ये पहला साल है, दिख रहा है, ये पहला, रुको मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा एंड ये चौथा। तो पहले साल में जब आएगा ना, जैसे 80,000 का हमने खरीदा था, अब ये एक साल हमने खूब अच्छे से यूज किया, तो डेप्रिसिएशन हम कितना माइनस कर रहे हैं, 8,000। अब इसका प्राइस कितना बचेगा, तो आप ये 80,000 में से 8,000 को माइनस कर दो, 72,000, यानी कि अब इसका प्राइस कितना है, 72,000। दूसरे साल मतलब पहले साल ही इसका प्राइस कितना हो गया, 72,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, अगर WDV होता, मतलब दूसरा वाला मेथड होता, तो यहाँ पे कुछ और बात होती। हम क्या करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 10% का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सब कुछ क्या होता है, आपका फिक्स होता है। तो पहले साल जितना डेप्रिसिएशन लगा था ना, इस साल भी उतना ही लगेगा, यानी कि दूसरे साल भी इतना ही हम माइनस करेंगे, 8,000 रुपए। चलो भाई अब इसको माइनस कर दो फटाफट से, और कितना आएगा, 0,004, यानी कि 64,000। यानी यहाँ तक आते आते इसका प्राइस कितना रहेगा, 64,000 रहेगा। फिर से ये 8,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, फिर से इसमें से तीसरे साल, देखो भैया तीसरे साल ये 8,000 को माइनस कर दो तो 0,0,0, 14 में से 8 गया तो 6, मतलब 56,000। तो यहाँ पर आते आते इस मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा, 56,000। फिर से 8,000 माइनस होगा, तो अगेन इसमें से 8,000 को माइनस कर दो, बताएंगे जरा कितना आएगा, तो 0,0,0 और 16 में से 16 है ना, 16 में से 8 गया तो 8 है ना, मुझे हाँ बिल्कुल 48,000। तो अब इसका प्राइस कितना रह जाएगा, चौथे साल आते आते 48,000 रह जाएगा। तो देखो ये होता है आप लोगों का फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसमें इस प्रकार से जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट किया जाता है, यानी हर साल वो क्या रहता है प्यारे दोस्तों, फिक्स रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पहले साल 80,000 था, डेप्रिसिएशन आया 8,000 का, तो प्राइस अब उस मशीनरी का यानी उस पर्टिकुलर एसेट का क्या बचा हुआ है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल इसका प्राइस कितना है, 72,000। फिर उसके बाद दूसरे साल भी हमने डेप्रिसिएशन इतना लेस कर दिया, तो 72 में से इसको लेस करेंगे 64,000। तीसरे साल इसमें से हमने 8,000 को माइनस किया, देन इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 56,000। फिर हमने 8,000 फिर से माइनस किया, और देखो चौथे साल में इसका प्राइस कितना बचता है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, वो जो भी मशीनरी है उसका प्राइस कितना रह जाता है, 48,000 रुपीज रह जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आप लोगों का फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये तो यहीं पे बस कंप्लीट होता है, यही होता है आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको आप और अच्छे से समझिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें इस प्रकार से जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, उस मशीनरी का प्राइस दिया रहेगा, तो आपको ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम वहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप सारी चीजें समझ चुके हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते और अच्छे से आप सभी लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे इसी में एक और चीज आप लोग को बताना चाहती हूँ, इसका ग्राफ। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो कैसे बनेगा, देखो जैसे कि अच्छे से समझ लो इसको एक बार। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचती हूँ, मिटो, देखो ये लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक। देखेंगे इसका जो ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, वो कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। आप बोलेंगे कैसे स्ट्रेट बनता है, बताओ जरा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्यारे दोस्तों अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इधर क्या है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लिख दूं मैं, थोड़ा ऐसे उल्टा होकर के लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, हाँ समझ जाना। और ये क्या है, यहाँ पे हम ईयर्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है 1,000 रुपए, ये है भाई कितने का डिफरेंस लिया जाए, चलो 2,000 का ले लेते हैं, तभी तो हम 8,000 तक पहुंच पाएंगे। 2,000, फिर ये 4,000, दिख रहा है ना, वैसे तो दिख ही रहा होगा। फिर ये हो जाएगा आप सभी लोगों का 6,000, ये हो गया 8,000, इसके आगे बढ़ोगे तो 10,000, ठीक है, ये 10,000 है। ये जगह होते हुए भी मैं इतना छोटा छोटा क्यों लिख रही हूँ, चलो ठीक है आप समझ जाना। मान लो ये हमारा पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल एंड ये चौथा साल, ठीक है, ये 5वां साल। तो अच्छे से देखेंगे, जैसे ये जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें हमने क्या देखा कि पहले साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 8,000 का, यानी पहले साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, वो 8,000 ही रहेगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रेड से करती हूँ, देखो। फिर दूसरे साल भी जो डेप्रिसिएशन है ना प्यारे दोस्तों, वो कितना है, दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन 8 साल है, मतलब 8,000 है, तो देखो दूसरे साल भी इतना ही रहेगा। तीसरे साल भी तो उतना ही था ना, देखो थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था, 8,000 ही था,
यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, इसके सीधे में ले लो, यहाँ पर चौथे साल भी उतना ही था। यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन है ना वो क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो ये इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो ये स्ट्रेट जैसा बनता है, इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन ही नाम था ना, एक बार देख लूं मैं। ये देखो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्कुल सही, मैंने सही कहा था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका आप ग्राफ जो है बना सकते हो, राइट। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पूरा स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, आइए अभी आगे चलते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों हमारे दूसरे मेथड की, जो क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें क्या होता है, हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन है ना वो चेंज होते रहता है, यानी जिस हिसाब से अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे हर साल। कैसे, एग्जांपल से समझाओ, समझ नहीं आया, आओ मैं बताती हूँ एग्जांपल की मदद से। देखेंगे, देखो जैसे ये एग्जांपल जो दिया गया है इसको हम लोग समझेंगे, वही पिछला वाला ही मैंने लिया है। देखो यहाँ पर अच्छे से समझना। पहले तो मैं यहाँ पे एक ये बना देती हूँ टाइम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए कि हमें ना 4 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से ये शुरुआत हो रही है इसकी, तो यहाँ पर आते आते हमारा पहला साल हो जाएगा। रुको, यहाँ पे हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल हो जाएगा, ये हमारा तीसरा, और ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों चौथा साल। ठीक है, तो चलो अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितना दिया है, 80,000 रुपए दिया है। देखो हमारे कॉस्ट का, हमारे असेट का जो कॉस्ट है ना वो है 80,000 रुपए, और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। तो हम डेप्रिसिएशन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100, है ना। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, हमें इतना तो पता है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो देखो यहाँ पे अभी दूसरा मेथड की बात की गई है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड की, राइट। तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, लेकिन देखो उसमें और इसमें छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। उसमें बस हमने एक बार ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था ये फॉर्मूला का यूज करके, और हर साल हम उसी को माइनस करते गए थे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, आपको हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, बहुत सिंपल है, इसको समझना अच्छे से देख लो, एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 80,000 रुपए, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूं, इससे इसको कैंसिल करूं, तो कितना आएगा, 8,000 रुपए। यानी कि पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है ना, देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है प्यारे दोस्तों वो हमें कितना मिला है, 8,000 रुपए, इतना ही मिला है ना। इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 80,000 था, राइट। अब ये 8,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये 80,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि पहले साल के अंत में हमारे असेट का प्राइस कितना बचा है। तो माइनस करते हैं, देखो 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 72,000 रुपीज पहले साल इसका प्राइस हमें मतलब मिलता है। ठीक है, मतलब वो जो हमारा असेट है ना उसका प्राइस कितना रह गया है, 72,000 रुपीज रह गया है पहले साल के अंत में। अब क्या होगा, दूसरे साल भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का रेट तो वही रहेगा, 10% ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा आपको बताती हूँ। इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना अब वो चेंज हो जाएगा। देखो वो फिक्स में क्या था कि ओरिजिनल कॉस्ट सेम रहता था, हर बार हम 80,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा, हर साल जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट है ना प्यारे दोस्तों वो चेंज होता जाएगा। अच्छा कैसे बताना जरा, जैसे अब ये पहले साल हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो फर्स्ट ईयर के अंत में इसका प्राइस कितना रह गया है, 72,000 रुपीज। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है ना वो चार्ज करना है, तो मैं इसके ऊपर चार्ज करूंगी 72,000 रुपीज के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वही रहेगा 10 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कटा, इससे ये कटा, कितना आता है 7,200 रुपीज। यानी कि अब 7,200 को माइनस करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। देखो ये सेकेंड ईयर की बात की जा रही है, तो चलो माइनस करके बताओ। देखो दूसरे साल में हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, तो 7,200 रुपए, यहाँ पे मैं लिख दूं 7,200 रुपए। ठीक है, माइनस करके बताओ कि अब हमारे असेट का प्राइस कितना रहेगा सेकेंड साल के अंत में,
तो 0, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8, और 11 में 7 गया तो 4, यानी कि 64,800 रुपीज इसका प्राइस अब रह जाएगा। कितना? एक मिनट, हाँ 64,000। ये 1 कहाँ से आया? एक मिनट, ये कहाँ से आया? हटो तुम, हटो। 68,000, 64,800 रुपीज अब हमारे उस मशीनरी का या फिर जो भी हमारा असेट है उसका प्राइस रह गया है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल के अंत में। अब हम क्या करेंगे? वापस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। किसके ऊपर? तो ये जो ओरिजिनल यहाँ पे अमाउंट आया है, मतलब ये वाला जो अमाउंट हमें मिला है, इसके ऊपर हम वापस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि तीसरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो 64,800। ठीक है, इसका 10% वापस से कैलकुलेट कर लो, तो ऐसे करोगे ना, अपॉन में 100, फिर क्या होगा? 0 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, यानी कि बचता क्या है? तो 6480, ये हो गया हमारा तीसरे साल का डिप्रिसिएशन। समझ में आया? चलो अब माइनस करते हैं। तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 4 गया तो 3, फिर यहाँ पर 14 में 6 गया तो 8, यानी कि 58,320 ये हमारा थर्ड ईयर के अंत में प्राइस रहेगा उस पर्टिकुलर असेट्स का। ठीक है, तो देखो ये दूसरे साल, ये तो पहले साल का डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन था, ये दूसरे साल का था, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया है प्यारे दोस्तों? 6,480 रुपीज। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चौथे साल में भी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले की मदद से। तो देखो यहाँ पे प्राइस अब कितना है? 58,320, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर लो, तो 10/100, 0 0 कटा, इस वाले 0 से ये कटा, तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कितना आया? 5832, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5832, फिर इसको माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा इसका अमाउंट कि फोर्थ ईयर के अंत में इसका प्राइस कितना रहेगा। तो देखिएगा तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना आता है? तो वो आता है हमारा 5832। अब इसका अमाउंट कितना बचा रहेगा? तो इसको माइनस कर दो, 10 में से 2 गया तो 8, फिर 11 में से 3 गया तो 8, 9 10 11, मतलब इधर 8 आ जाएगा बराबर। फिर उसके बाद इधर कितना बचा? 12, 12 में से 8 गया तो 4 आएगा ना, इधर 4, 7 में से 5 गया तो 2, और 52,488। तो देखो अब इसका प्राइस कितना रह गया? 52,488 रुपीज। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो ये होता है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है ना वो चेंज होते रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, पहले साल इतना डेप्रिसिएशन लगा था, दूसरे साल इतना लगा था, तीसरे साल इतना लगा था, चौथे साल इतना लगा था, पांचवें साल कुछ और लगेगा, यानी इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस आगे चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आप सभी लोगों का रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? वो नीचे की तरफ आता हुआ आप सभी लोगों को दिखाई देगा। कैसे? जरा बना करके बताओ। आओ बताती हूँ। देखो जैसे ये लाइन खींच दिया मैंने, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लाइन तुम सीधी हो जाओ। एक मिनट, थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, बड़े हो जाओ भाई। ये अपने आप ही टेढ़ा कैसे हो जाता है? तुमको बोला था ना सीधे रहो। अब देखो यहाँ से हम एक और लाइन ऐसे करके खींच देते हैं। ठीक है भाई, खींच दिया। अब क्या करोगे? अब ये करूंगी, देखो यहाँ से ये एरो लगा दिया, हाँ ये भी लगा दिया। फिर यहाँ पे मैं ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ईयर्स। जैसे कि ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और ये हो गया मेरा चौथा साल। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जो वाई एक्सिस है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे अमाउंट भी लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे आ गया 2000, ये 0 से शुरुआत हुई है, और यहाँ पे 2 2 का गैप लिया है, ये 4000 हो गया, फिर ये 6000, और 8000 कहाँ पर आएगा? ये। ठीक है, अब पीछे से आप देखते रहो, मतलब यहाँ पर आकर के देखते रहो। देखो पहले साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 8000 रुपए, यानी कि पहले साल में पॉइंट कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आएगा। देखो ये फर्स्ट ईयर है ना, तो 8000 रुपए, ये लो भाई इधर आ जाएगा इसके जस्ट सामने, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरे साल में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, मतलब कितना आया डेप्रिसिएशन? 7200। तो देखिएगा 7200 कहाँ पर आएगा? ये 8000 के कुछ नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर लगभग आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना आया था? तो 6480। अब 6480 कहाँ पर आएगा? ओहो कहाँ गया? देखो 6480, 6000 मतलब 6000 के ऊपर ही जाएगा,
यहाँ पर कहीं पर ये आ जाएगा तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, देखो भैया यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं चौथे साल की बात करूँ तो 5,832 आया था, है ना, हाँ 5,832, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर 6,000 के कुछ नीचे, यहाँ पर लगभग आ जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना प्यारे दोस्तों, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ ऐसे, ये नीचे की तरफ आते हुए आपका, मतलब नीचे की तरफ आता हुआ आपको ये ग्राफ दिखाई देगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये होता है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ हमें दिखाई देता है ना। और ये जो हमने देखा था, ये पहला वाला फिक्स्ड वाला, इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ये डाउन की तरफ जाता है, डाउनवर्ड होता है, समझे? यस, तो ये जो दोनों मेथड्स थे ये आप लोगों को अच्छे से समझने हैं, ठीक है। वैसे तो समझ में आ गया होगा, बस इतना सा ही इसमें, बाकी इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन, बस आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। बाकी आपको जो जर्नल एंट्रीज है ना वो पता होनी चाहिए, और लेजर वगैरह कैसे बनाते हैं ये सारी चीज तो आप जानते ही हैं। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो हमने 3rd चैप्टर में देखा था। इसके अलावा लेजर हमने 4th चैप्टर में देखा था मेरे ख्याल से, है ना, 4th चैप्टर ही था। तो लेजर आता है, जर्नल आता है, तो बस आपका काम मतलब हो गया। ये चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्ट्रेट लाइन वाले मेथड वाले, या फिर आपको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड वाले, वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको करना होगा, ठीक है। अभी जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपने जर्नल कब पढ़ा था, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, तो भूल गए होंगे आप सभी लोग, तो मैं सोच रही हूँ उसको रिवाइज करवा दिया जाए, और बाकी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे सीख ही जाओगे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज है ना उनका एक बार मैं इधर रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप लोग को पता होगा हमने ना 2 अप्रोचेस देखे थे। अगर आप सभी लोगों ने पिछले स्टार्टिंग के चैप्टर्स देखे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो मॉडर्न अप्रोच में होता है और दूसरा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी एक अप्रोच पता है ना, तो आप लोग आसानी से जनरल एंट्री पास कर सकते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो मैं आप लोगों के लिए दोनों ही अप्रोचेस जो है वो रिवाइज करवाने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाए, और जब हम जनरल एंट्री पास करें तो वहां पे आपको कुछ डाउट ना आए, ठीक है। वैसे तो आप जानते हो, बस मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो देखो, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स के कितने पार्ट्स किए गए थे, तो 5 आप देख सकते हो, असेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रिवेन्यू। तो इसमें देखो हमने क्या देखा था, इसमें हमने रूल क्या देखा था, ये तो सबसे इजी है। मैं कह रही हूँ ना, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका जो अकाउंटिंग का आधा काम है ना वो तो खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जनरल एंट्री हमेशा ही पास करने के लिए आता है, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, क्लास 12th में भी आएगा, उससे आगे भी आएगा। तो इसीलिए इस चीज को समझ लो। देखो क्या बताया था मैंने आप सभी लोगों को, असेट्स या फिर एक्सपेंसेस अगर ये इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं भाई, इंक्रीज अगर ये होते हैं तो इन्हें हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, ठीक है। असेट्स इंक्रीज हो या फिर कोई एक्सपेंसेस यानी कि कोई खर्चा इंक्रीज हो तो फिर उसे डेबिट कर देना। और अगर इनमें से कुछ भी डिक्रीज होता हो, क्या होता हो दोस्तों बताएंगे, डिक्रीज होता हो, तो फिर इन्हें हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो देखो ये इसका उल्टा होता है, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रिवेन्यू। अगर इसमें से कुछ भी इंक्रीज हुआ देन इसे हमें क्रेडिट करना होता है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इन्हें हमें क्रेडिट करना होता है, और अगर ये डिक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, डिक्रीज, तो फिर इन्हें हमें डेबिट करना होता है, ठीक है। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ये तो हमने मॉडर्न अप्रोच की बात कर ली। अब कोई बच्चा ये कहेगा नहीं नहीं हमें तो मॉडर्न अप्रोच नहीं पढ़ना, हमें तो आप ट्रेडिशनल से ही बताओ, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं वो भी लेकर के आई हूँ। अब आपकी मर्जी आपको कैसे करना है, ठीक है। दोनों ही बता रही हूँ, मैंने बोला ना, मतलब दोनों आप लोग पढ़ लो, किसी दोनों में से कोई भी एक अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। जनरल एंट्री का काम तो यहीं से खत्म हो जाएगा। इसको सीख लो या फिर ये वाला देख लो, ट्रेडिशनल अप्रोच वाला। आओ, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो काफी सिंपल था। आओ अब हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे अकाउंट्स को तीन इसके डिवीजन किए गए हैं। पहला आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। सेकंड चैप्टर में ना हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सेकंड चैप्टर उठा करके देख सकते हो, ठीक है। आओ अभी हम पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। तो एक तो डेबिट करना होता है भाई, दूसरा क्रेडिट करना होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो डेबिट द रिसीवर, थोड़ा मैं कलर चेंज करके बताऊं क्या, आओ
कौन सा कलर, ये कलर ले लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, यानी कि अगर रिसीव हुआ पर्सनल अकाउंट में कुछ भी तो फिर वो क्या होता है, वो हमारा डेबिट होता है। एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो वो हम क्रेडिट करेंगे, राइट। रियल अकाउंट की हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट हम किसको करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये गोल्डन रूल्स हैं, हाँ इसको भी याद रखना, दोनों में से कोई भी याद कर लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको याद करना या फिर उसको ही, दोनों में से आपकी मर्जी, आपको जो सुटेबल लगता है, जो आसान लगता है वो। नॉमिनल अकाउंट की हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट मतलब क्या होता है, ऑल गेन्स एंड इनकम, मतलब जो भी आपको फायदा हो रहा है एंड जो भी आपको इनकम वगैरह हो रहा है वो यहाँ पे क्रेडिट में जाता है, किसमें, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तुम नीचे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये सारी चीजें सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, यानी जो भी इस वीडियो में हमें डिस्कस करना था मैंने आपको बता दिया है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसको ना आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैसे अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं वो तो आप सीख जाओगे एंट्री करते करते, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। और लेजर अकाउंट भी आप जानते हो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बस यहाँ पे आपको क्या अच्छे से समझना है, ये जो मैंने आपको दोनों मेथड्स बताए ना, इसमें किस प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी का काम मैं करवा दूंगी, चिंता मत करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अभी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्या डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को शुरू कर दें, तो नहीं, इतनी जल्दी शुरुआत नहीं करनी है। सुनो कैसे हम चलने वाले हैं, यहाँ तक तो हमने देख लिया ना। अब इसके आगे मैं आप लोगों को एक और वीडियो लेकर के आऊंगी, लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आपके टेक्स्ट बुक में ही जो इलस्ट्रेशन दिया गया ना, सुनो ध्यान से, इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं, और इलस्ट्रेशन मतलब जो आपके सॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन लेकर के आऊंगी एक, जिसमें हम सीख लेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन में कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है, कैसे लेजर बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस एक क्वेश्चन माध्यम मतलब उस एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 3 बिल्कुल भी मिस मत करना, उसको जरूर देखना, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो बाय।